Hello students and friends, as per the promise, I am here with the first lecture of physics batch, that is a peak batch for NEET 2022 aspirants. And before we start the topics of physics, पहले हमें चेक करना है कि हमें नीट की प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स में कितना सिलेबस कवर करना होगा, और उसके लिए हम अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखें, जैसा कि सभी एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अगर नीट की प्रिपरेशन आपको अच्छी करनी है अपनी, तो एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें। तो अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, एनसीईआरटी का सिर्फ इंडेक्स देख लीजिए। वी विल बी स्टार्टिंग विद क्लास 11 टॉपिक्स, और क्लास 11 के टॉपिक्स के लिए एनसीईआरटी में 2 बुक्स होती हैं, 12th के टॉपिक्स के लिए भी 2 ही बुक्स होती हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक का इंडेक्स, उसमें है 8 चैप्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड, देन द सेकंड वन इज यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, देन द थर्ड वन इज motion in straight line, and then motion in a plane, then laws of motion, then we will move to work, energy and power, and then system of particles and rotational motion, and then we will be ending this book with the last chapter of the book, that is gravitation. तो बच्चों, इंडेक्स आपके सामने है। हम स्टार्ट करेंगे इस बुक को विद द चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यस, आई विल बी स्टार्टिंग विद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और उसके पीछे भी एक रीजन है दैट आई विल एक्सप्लेन, बट आई एम स्टार्टिंग विद मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन उससे पहले आई विल बी आस्किंग अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? व्हाट डू वी स्टडी इन फिजिक्स? फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में क्या आ रहा है? सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल जर्नी फॉर नीट 2022 प्रिपरेशन with full of motivation. So what is physics? Physics क्या है? So students, physics की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। वैसे एक प्रॉपर या परफेक्ट डेफिनेशन फिजिक्स की आप नहीं लिख सकते, ठीक है, बट एक सिंपल डेफिनेशन फिजिक्स की है which says that physics is a subject of science in which we study natural phenomena. So number 1 is physics is that part of science, या that branch of science, या that subject of science in which we study natural phenomena. Now what is this phenomena? बेटा, phenomena कोई भी happening जो हो रही है, ठीक है, या कोई भी event जो हो रहा है, that is phenomena, and natural phenomena जो phenomena by nature होते हैं, मतलब हमारी मर्जी से नहीं होते, by nature होते हैं। For example, मूविंग ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, एक्सिस पर अर्थ का घूमना, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। आप चाहो तो नहीं रुक सकता, ठीक है। ऐसे ही रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ऐसे ही रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये सब नेचुरल फिनोमेना है। ऐसे ही मोटरसाइकिल, ठीक है, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है, ओके। ऐसे ही अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दूं, इफ आई रिलीज एन ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट विल फॉल डाउन, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है, ओके। सो ऐसे ऐसे नेचुरल फिनोमेना जो हैं, उन सबको अगर आप स्टडी करना चाहते हैं वन बाय वन, सो द सब्जेक्ट इज फिजिक्स फॉर यू, ओके। इसको आप फिजिक्स में ही पढ़ पाएंगे। So the physics is the subject of science in which we study natural phenomena, and then the second step is we study laws governing these phenomena. What do we study? Laws governing these phenomena. इन फिनोमिना को कौन कौन से लॉज गवर्न करते हैं, या किस लॉ के अकॉर्डिंग ये फिनोमिना अगर हो रहे हैं, और ये लॉज जनरली मैथमेटिकल फॉर्म में होते हैं, ओके। मतलब उस फिनोमेना के लिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल लॉ होगा, और एक बारी साइंटिस्ट उस लॉ को पहचान ले, उस लॉ को ढूंढ ले, तो फिर हम आते हैं थर्ड स्टेप पर, दैट इज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस बेस्ड अपॉन द फिनोमेना। जो भी फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं
उस फिनोमिना के ऊपर और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो आप कह सकते हैं फिजिक्स की सिंपल डेफिनेशन में फिट हो रही है। ओके, तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द subject of science in which we study natural phenomena, laws governing these phenomena and applications based upon the phenomena. इसको समझेंगे एक सिंपल से एग्जांपल के साथ। क्या एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। एग्जांपल है मेरा, आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, तो मेरा एग्जांपल बिल्कुल ठीक वो है जो आप पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज मैं अपने एग्जांपल में इंक्लूड नहीं करूंगा। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने स्टडी किया था कि सन और अर्थ या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास होता है, जैसे कि सन एंड अर्थ, वो हमेशा एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इसी फोर्स की वजह से अर्थ सन के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम पाती है। ओके, तो दिस इज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इस नेचुरल फिनोमेना को न्यूटन ने स्टडी किया। न्यूटन वाज द साइंटिस्ट टू स्टडी दिस नेचुरल फिनोमेना फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद, ये स्टेप होता है नेचुरल फिनोमेना, उसने स्टडी किया। उसको स्टडी करने के बाद वो इस स्टेज पर पहुंचा कि उसने बताया कि ये जो फोर्स है ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है इन दोनों के मास पर, m1 if the mass of sun is m1, mass of earth is m2, एंड ये डिपेंड करती है इन दोनों के बीच सेंटर टू सेंटर जो लाइन होगी उस लाइन के डिस्टेंस पर, such that the distance is r and the force is inversely proportional to square of r. ओके, ये उसने एक लॉ दिया जिसको आज हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकंड स्टेप, पहले उसने नेचुरल फिनोमेना को स्टडी किया, फिर उसने एक लॉ प्रेजेंट किया कि ये जो सब कुछ हो रहा है इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उस वजह से हो रहा है, मतलब रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इस फोर्स की वजह से हो रहा है, और वो फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेप, फिर उसके बाद हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं कि वी कैन चेक दैट दिस फॉर्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल टू द रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, कि अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रही हैं, वेदर दे बी नेचुरल जैसे कि मून या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते हैं आज की डेट में, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाए। ओके, तो वो सब चीजें जो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रही हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उनके लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फिनोमेना। ओके, कि हमने उस फिनोमेना का एप्लीकेशन देखा कहां पर वो अप्लाई हो सकता है, और ये वाली स्टेज, दिस स्टेज लीड्स टू द न्यू इन्वेंशंस एंड न्यू डिस्कवरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं टेक्निकल, ये टेक्निकल स्टेज है। यहां से नए नए फिनोमेना हम उस फिनोमेना के बेस्ड नए नए डिस्कवरीज और नए नए इन्वेंशंस हम देख सकते हैं। ओके, जैसे कि आज हम बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाते हैं, जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं, आज हम ये वीडियो क्लासेस भी कम्युनिकेशन के हेल्प से देख पा रहे हैं, सैटेलाइट्स की हेल्प से देख पा रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये सब चीजें इसी तरह से स्टेप्स में चलती हैं फिजिक्स में, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, वो चाहे कोई भी चैप्टर हो। बेटा फिजिक्स में हर चैप्टर में आप देखेंगे एक फिनोमेना डिस्कस होगा और उस फिनोमेना के ऊपर कोई लॉ होगा, और फिर उस लॉ के बाद उस फिनोमेना के आपको एप्लीकेशंस करने होंगे। ये फिजिक्स में आपको करना है। सो दिस इज फिजिक्स। ओके, एंड नाउ we will start with the chapter motion in straight line. Now the chapter motion in straight line. Okay, and why this chapter first? इसका भी सुनिए। It is because जो real physics start होती है वो इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है। जो 2 चैप्टर इससे पहले हैं, फिजिकल वर्ल्ड, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का और कुछ भी नहीं है, एंड देन यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, वहां पर काफी सारी वो चीजें सिखाई जाती हैं जो आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए यूजफुल होंगी।
तो दैट इज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशन। जो हमें साइंस में कैलकुलेशंस करनी चाहिए, वो कैलकुलेशंस किस तरह से करनी होंगी वो आप वहां पर सीखेंगे। ओके, वो भी मैं आपको करा दूंगा, बट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जहां से फिजिक्स रियली स्टार्ट होती है। ओके, सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज अ चैप्टर एंड द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज रेस्ट एंड मोशन। हमें सीखना है व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट रेस्ट एंड मोशन जो टर्म्स हैं ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। These are not absolute terms. These are not absolute terms. फिर ये कैसे टर्म्स हैं? These are relative terms. Now what is the meaning of absolute and relative? अब ये एब्सोल्यूट क्या है और रिलेटिव क्या है, ये हमें समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उस एग्जाम्पल की हेल्प से सारी पिक्चर बेटा यहां पर क्लियर हो जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि वी आर हैविंग अ कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। ये ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है, मैं पूरी ट्रेन नहीं बनाऊंगा वरना वो ट्रेन बोर्ड से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ उस ट्रेन का एक ही कंपार्टमेंट बनाया है और ये ट्रेन अभी स्टेशन से स्टार्ट हो चुकी है एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, प्लेटफॉर्म पर एक बंदा खड़ा है, एक बॉय खड़ा है। यहां एक प्लेटफॉर्म पर बॉय खड़ा है, बॉय ए, और इस कंपार्टमेंट के अंदर एक बॉक्स है और इस बॉक्स में बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीजें रखी हैं जिनको बहुत ही हाई सिक्योरिटी में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाना है। और उसकी सिक्योरिटी के लिए अंदर एक सिक्योरिटी पर्सन खड़ा है बी। ओके, और उसका काम यह है कि उसे ध्यान रखना है कि बॉक्स यहां से ना हिले, यही तो उसका काम है सिक्योरिटी का, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम यहां पर बॉय ए और बॉय बी से एक ही क्वेश्चन पूछेंगे एंड द क्वेश्चन इज और यही सारा क्वेश्चन मैं आप सब बच्चों से भी पूछता हूं कि इसके बारे में सोचो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। द क्वेश्चन इज वेदर द बॉक्स इज एट रेस्ट और इन मोशन। बताओ बॉक्स रेस्ट पर है या बॉक्स मोशन है। दिस इज द क्वेश्चन, आप सबके लिए ये क्वेश्चन है कि बताओ ये बॉक्स रेस्ट पर है या मोशन है। और इन दोनों से भी पूछा है कि बॉक्स रेस्ट पर है या मोशन है। एंड आई होप कि आपने आंसर अपने माइंड में सोच लिया है। अब इन दोनों का आंसर क्या होगा वो चेक करते हैं। 100% बॉय बी विल रिपोर्ट बॉक्स इज एट रेस्ट। उसको रखा ही गया इसलिए यहां पर कि उसको चेक करना है कि बॉक्स ऐसे हिल ना जाए। अगर उसने गलती से भी आंसर दे दिया ना कि बॉक्स इज मूविंग, तो इसकी तो खबर लग जाएगी बच्चों, ठीक है, इसकी खबर लग जाएगी। तो बॉक्स इज एट रेस्ट बिकॉज उसके सामने बॉक्स जहां रखा है वो वहीं है, कितना ही टाइम निकल जाए वो वहीं रहेगा। तो बॉय बी बोलेगा द बॉक्स इज एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू बी। बी का आंसर है बॉक्स इज एट रेस्ट। लेकिन ए का आंसर क्या है? ए देख रहा है कि इस कंपार्टमेंट के साथ, इस ट्रेन के साथ तो ये बॉक्स भी जा रहा है। सो ए का आंसर क्या होगा बच्चों? ए का आंसर होगा बॉक्स इज इन मोशन। एंड आपके भी आंसर या तो ए के अकॉर्डिंग आए होंगे या बी के अकॉर्डिंग आए होंगे। एंड नाउ द क्वेश्चन इज इन दोनों में से किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ पाएंगे बेटा रेस्ट एंड मोशन क्या है ये हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन दोनों में से किसका आंसर ठीक है और किसका आंसर गलत है। व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको बताऊं, ए एंड बी
दोनों का आंसर अपनी अपनी जगह पर ठीक है, ये दोनों ही आंसर्स ठीक है, दोनों आंसर्स ठीक, क्योंकि बी अपने अकॉर्डिंग बता रहा है वो भी ठीक बता रहा है, ए अपने अकॉर्डिंग बता रहा है वो भी ठीक बता रहा है। इट मीन्स कि हमने जो है फिजिक्स का पार्ट स्टार्ट किया है, इस पार्ट में आंसर वेरी कर सकते हैं, इस पार्ट में आंसर वेरी कर सकते हैं, यस, और दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं। ओके, तो आप भी इस बात को हमेशा याद रखिए। फिजिक्स के इस पार्ट का नाम क्या है अभी बताएंगे। तो फिजिक्स के इस पार्ट में बच्चों, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठकर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर अलग आ सकता है, आपके फ्रेंड का आंसर अलग आ सकता है, लेकिन वो दोनों आंसर्स ठीक हो सकते हैं। इट इज बिकॉज क्योंकि वो दोनों स्टूडेंट्स अपने अपने रेस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं, अपने रेस्पेक्ट से चीजों को देख रहे हैं, अपने रेस्पेक्ट से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं और अपना आंसर अपने रेस्पेक्ट में दे रहे हैं। ओके, तो इट मींस सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम can be reported at rest as well as it can be reported in motion. That is why rest and motion absolute terms नहीं है। Absolute का मतलब होता कि अगर किसी एक ने कह दिया कि बॉक्स रेस्ट पर है, तो फिर सबके अकॉर्डिंग बॉक्स रेस्ट पर ही होता। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो रेस्ट एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, इसी तरीके से मोशन भी एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म्स है। दे आर रिलेटिव टर्म्स, क्योंकि रेस्ट एंड मोशन के जो आंसर्स हैं वो रिलेटिवली डिपेंड करते हैं कि किसने आंसर दिया और कहां से बैठकर या कहां से सोचकर दिया। ओके, अब ये कहां से मतलब किस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है। सो दिस आंसर डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। अब ये सराउंडिंग किसकी? सराउंडिंग उस ऑब्जेक्ट की जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको आंसर देना है। तो दिस डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी इस सराउंडिंग के लिए टेक्निकल टर्म भी लिखेंगे, तो हमारा आंसर डिपेंड करेगा सराउंडिंग्स ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। ओके, सराउंडिंग्स ऑफ द ऑब्जेक्ट पर हमारा आंसर डिपेंड करेगा। यहां पर देखो, बी ने आंसर दिया है कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। जब भी आंसर दे रहा है तो वो बॉक्स को देख रहा है सिर्फ ट्रेन के कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी क्या है, इस बॉक्स की सराउंडिंग, अभी इस बॉक्स की सराउंडिंग या इस ऑब्जर्वर की सराउंडिंग क्या है? सिर्फ कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। ओके, बाहर क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ए ने आंसर दिया है प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग्स है अब प्लेटफॉर्म। अब बॉक्स और इस ऑब्जर्वर के लिए जो कॉमन सराउंडिंग है वो पूरा एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर उसे दिख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये बॉक्स तो ट्रेन के साथ साथ मेरे प्लेटफॉर्म से दूर जा रहा है, तो इट इज मोशन। ठीक है, सो आंसर डिपेंड करता है सराउंडिंग्स पर कि हम किस सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू डिफाइन रेस्ट एंड टू डिफाइन मोशन। अब हम रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? पहले मोशन की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time, with respect to its surroundings। अगर वो टाइम के साथ साथ अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ आपको दिख रहा है, तो फिर वो मोशन में है। एंड इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। और अगर टाइम तो बीतता जा रहा है और वो जिस भी सराउंडिंग में है उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा, तो फिर आप कहेंगे वो रेस्ट पर है। तो अभी वो ट्रेन जो एक सराउंडिंग है कंपार्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग तो बॉक्स जहां पर है नहीं है, तो ट्रेन के अकॉर्डिंग मतलब बॉय बी के अकॉर्डिंग बॉक्स रेस्ट पर है, बट प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बॉक्स मोशन में है, मतलब बॉय ए के अकॉर्डिंग बॉक्स मोशन में है। दैट इज व्हाई वी आर हैविंग टू डिफरेंट आंसर्स, बट दे बोथ आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड सराउंडिंग्स। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड सराउंडिंग्स दोनों ही आंसर्स ठीक हैं। अब अगर
आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनके मोर देन वन आंसर्स आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग। तो इट मींस आपको मेंशन करना होगा कि आपने किस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया है। समझ में आ रही है बेटा बातें? ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब स्टार्ट हम करेंगे तो वो ऐसे ही थोड़े स्लो मोशन में चलते रहेंगे, और जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट से उठकर हम दूसरे टॉपिक पर आएंगे जो उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करते हैं, तो हमारी स्टडीज भी थोड़ी फास्ट हो जाएगी, लेकिन इतनी फास्ट कभी नहीं होगी कि आपकी समझ में ना आए। ओके, तो यहां तक बड़ा चीजें क्लियर है आपको। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ये सराउंडिंग के लिए टेक्निकल वर्ड क्या होता है। मैंने भी आपको बोला था ना कि सराउंडिंग के लिए टेक्निकल वर्ड होता है। व्हाट इज दैट टेक्निकल वर्ड यूज्ड इन फिजिक्स इन प्लेस ऑफ सराउंडिंग? सराउंडिंग की जगह हम यूज करते हैं वर्ड या एक टर्म दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सराउंडिंग के प्लेस पर आप यूज करेंगे आज से एक टर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस जो मैंने आपको सराउंडिंग के बारे में बताया वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फिजिक्स में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मानते हैं? बेटा फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो आपने अब से पहले अपनी जूनियर क्लासेस में 8th में 9th में 10th में एक ग्राफ सीखा है जिसके ऊपर एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, थर्ड एक्सिस भी हम बना सकते हैं जेड एक्सिस, कि अगर आपकी चीजें 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है तो एक्स एंड वाई भी काम करेगा। ओके, तो एक ग्राफ जो आप पहले से सीख कर आए हो, अभी मैं उसकी 2 ही एक्सिस बना रहा हूं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन इधर होगा, वाई का नेगेटिव इधर होगा। जेड भी बनाई जा सकती है, एंड इन दिस केस जेड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। आई एम अवॉइडिंग दैट एक्सिस। अभी ये ग्राफ ही हमारा रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा, और इस ग्राफ के साथ हमें एक चीज करनी होगी, टू मेजर टाइम वी विल फिक्स अ क्लॉक विद दिस फ्रेम। ओके, तो एक क्लॉक भी फिक्स हो जाएगी जो हमें टाइम बता रही होगी कि कोई भी फिनोमेना किस टाइम से किस टाइम तक ऑब्जर्व किया गया है। ओके, अभी जो हमारे फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं वो रेस्ट या मोशन है, एज पर द नेम ऑफ द चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो अभी ये चीजें हमारी बिल्कुल बेसिक्स हैं जो आपने यहां पर सीखी हैं। क्या है वो? एक आपने रेस्ट और मोशन क्या होता है ये समझा, ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल व्हाट इज सराउंडिंग, और उस सराउंडिंग को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सब चीजें हमें क्लियर है। अब आपको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो मेजरमेंट लेने हैं पोजीशन के, वो मेजरमेंट आप किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। वो फिक्स पॉइंट इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहलाता है ओरिजिन। वो फिक्स पॉइंट जहां से आपको सारे मेजरमेंट स्टार्ट करने हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। ये फिक्स रहता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओके, और जनरली हम ओरिजिन उस पॉइंट को लेते हैं जहां पे हमारे दोनों या तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। जनरली हमारा ओरिजिन वही होता है। ठीक, तो बेटा ये बेसिक्स चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसके बाद अब चैप्टर का वो पार्ट स्टार्ट होगा जहां से हम स्टडी करना शुरू कर देंगे मोशन के लिए यूज होने वाले टेक्निकल टर्म्स। ओके, and now students we will starting some technical terms used for the study of motion। और ये सब चीजें हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांस लेवल तक भी जाएंगे लेकिन धीरे धीरे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स फिकर मत, ओनली स्टडी विद फुल डेडिकेशन। ये सब चीजें हमारी अपने शेड्यूल्ड टाइम स्पैन में इजीली कंप्लीट हो जाएंगी। आप मेरे साथ अपने इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते रहें, डेली का काम डेली करते रहें। आज के लेक्चर का जो असाइनमेंट है दैट इज डेली प्रैक्टिस शीट, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां मिलेगा, उसको भी आपको सॉल्व करना है।
ओके, बिकॉज वही असाइनमेंट आपको एनालाइज कराएगा कि आपने आज का लेक्चर किस लेवल तक सीखा है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी ये किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं। तो आपको रेगुलरली अपने डेली प्रैक्टिस शीट्स सॉल्व करने हैं और फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में आना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स क्या है जो यहां पर यूज होंगे? बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी है जो प्रेजेंट मोशन चैप्टर में यूज होने वाली है और इसमें हमारा फर्स्ट टर्म आता है डिस्टेंस। द फर्स्ट टर्म इज डिस्टेंस एंड द सेकंड टर्म इज डिस्प्लेसमेंट। दूसरा टर्म यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा जल्दी देखेंगे अब चीजों को हम। देखिएगा, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लूंगा उसके लिए मैं और वहां से आपको समझ आएगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, पॉइंट बी तक गया, वहां से उसने एक टर्न लिया सच दैट ये वाला एंगल है 90 डिग्री और वो एक फाइनल पॉइंट सी तक पहुंच गया एंड ए इज इनिशियल पॉइंट और सी इज फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन। ए से बी तक जो डिस्टेंस है, ए से बी तक जो डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर, ये लेंथ, और बी से सी तक जो लेंथ है मान लो वो लेंथ 5 किलोमीटर है। ओके, सो किसी ने इस रास्ते पर ये डिस्टेंस कवर किया। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस? इन फैक्ट व्हाट इज द डिस्टेंस? क्या डिस्टेंस है ए से सी तक? हाउ विल यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस? वेरी सिंपल, 12 + 5 है जी सर। बिल्कुल ठीक है बेटा, 12 + 5 डिस्टेंस है यहाँ पर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और किलोमीटर्स भी लिखेंगे। याद रखें यूनिट्स लिखने नहीं बोलनी, यूनिट्स बिल्कुल आंसर के साथ आंसर का पार्ट होती है, तो यूनिट्स को मत भूलिएगा। तो 12 + 5 17 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ओके, वेरी गुड। So what is distance? Distance of the actual distance is the length of the actual path covered by the object. अब distance के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो? नंबर 1, डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्या है सर? बड़ा स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी किसी भी उस चीज को बोलते हैं दैट कैन बी मेजर्ड। जिसका भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं या सिर्फ क्वांटिटी भी कह सकते हैं। जैसे लेंथ मेजर कर सकते हैं, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। मास मेजर कर सकते हैं, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। टाइम को मेजर कर सकते हैं, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इसी तरीके से आप जिस रूम में हैं उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, हाइट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप जिस बिल्डिंग में हैं, व्हाट इज बिल्डिंग? क्या बिल्डिंग फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्डिंग को क्या मेजर करोगे? बिल्डिंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग का एरिया, ये आप मेजर कर सकते हो। तो हाइट इज द फिजिकल क्वांटिटी, एरिया इज द फिजिकल क्वांटिटी, बट बिल्डिंग इज नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो जिनको मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, अब फिजिकल क्वांटिटी स्केलर कौन सी है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन नहीं होता उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि आपने अभी यहां पर मेंशन किया कि सर डिस्टेंस है 17 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक मेंशन किया। ये 17 क्या है? ये 17 बेटा इसका मैग्नीट्यूड है। क्या आपने ये बताया कि डिस्टेंस किधर को हुआ कवर? नहीं बताया, बता भी नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस कवर करते करते उसके कई डायरेक्शन चेंज हो चुके हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन करना भी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई डायरेक्शन उसके साथ आप मेंशन नहीं कर सकते, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऐसी चीजों को स्केलर बोलते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। ओके, तो अभी ये डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट बच्चों याद रखना मीटर होती है। लेंथ ना, लेंथ को मीटर्स में मेजर करेंगे एसआई यूनिट। उसके अलावा इट कैन बी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, बट एसआई यूनिट इज मीटर। और एक चीज और याद रखिएगा, डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बातें करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की चर्चा होती है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस की डेफिनेशन थी कि ये होता है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है दिस इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये रही। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रही है डेफिनेशन? डेफिनेशन बोल रही है कि उस पाथ की लेंथ जो सबसे छोटा हो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा पाथ क्या हो सकता है? कर्व होगा या स्ट्रेट होगा? ऑफ कोर्स स्ट्रेट पाथ ही सबसे छोटा पाथ हो सकता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। ओके, तो जो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। सो द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ between initial and final positions of the object is known as its displacement, and this displacement is a vector quantity. इसका डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी होगा। और डायरेक्शन कैसे मार्क करेंगे बच्चों? डायरेक्शन मार्क करते हैं इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ एक एरो मार्क कर दो तो आपका डायरेक्शन मार्क हो गया। ध्यान दिया मैंने क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मार्क करने के लिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक एरो मार्क कर दीजिए, वो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रिजेंबल करेगा। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट है कितना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? डायरेक्शन तो आ गया, मैग्नीट्यूड कितना है? डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन है A to C, इस तरह से लिख दिया मैंने डायरेक्शन A से C की तरफ। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? आपको बेटा दिख रहा है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल पर ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए ना ये डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेन्यूज है। हम एक थ्योरम लगा सकते हैं जो छोटी क्लासेस में सीखा था, एंड दैट वाज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और ये डिस्टेंस, ये लेंथ बता दो AC, जो कि डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, पाइथागोरस लगाने पर यू विल फाइंड दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज 13 किलोमीटर्स। व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? This displacement comes out to be 13 kilometers. सर इसका आंसर है 13 kilometers from A to C। बिल्कुल ठीक। अब इस आंसर में what is 13? 13 is magnitude, and what is this? This is direction. So this quantity displacement has both magnitude and direction. That is why it is said to be a vector quantity. Is this clear? Second point, क्योंकि है तो ये भी लेंथ, तो इसकी SI यूनिट भी मीटर ही होगी। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो एंड इट कैन बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ये हो सकता है। दिस इज द डिफरेंस, है ना। अब एक डिफरेंस और, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, एक डिफरेंस और चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल ओनली, और वो क्या है? देखो बेटा, मैं यहां पर एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एंड द स्टेटमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है मॉडुलस ब्रैकेट यूज करेंगे, वर्टिकल लाइन वाला ब्रैकेट। ये क्या करता है? ये जिस क्वांटिटी में भी ब्रैकेट लग जाए उस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन छोड़ देगा। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, और मैग्नीट्यूड भी विदाउट साइन। हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव साइन के साथ हो, तो वो भी विदाउट साइन, साइन भी छोड़ देगा, डायरेक्शन भी छोड़ देगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर एन ऑब्जर्व्ड मोशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, ये सिंबल है लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस
जो भी मोशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या एट द मोस्ट इक्वल हो सकता है। चेक कर लो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 13 है, यहाँ पर 17 है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 13 है ना, 13 इज लेस देन 17। डिस्टेंस वर्ड के लिए मैं मैग्नीट्यूड क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ, उसके पास तो बेचारे के पास मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन तो उसका होता ही है ना, तो आप उसके लिए फालतू में मैग्नीट्यूड वर्ड ना लिखिए, ठीक, वो यूजलेस वर्ड हो जाएगा पढ़ेगा। अब लेस देन 17 है, 13 लेस देन 17 इतना तो समझ में आता है। ये और बता दो सर कि इक्वल कैसे हो सकते हैं, मैंने बोला ना देख इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू कब होगा बेटा, इक्वल टू जब होगा अगर मोशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर ही हुआ है, मतलब एक भी टर्न नहीं आया, या इन अदर वर्ड्स पाथ कर्व्ड नहीं है, तब फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ये सिर्फ ए से बी तक जाए तो यहां से यहां तक स्ट्रेट पाथ है, तो ए से बी तक डिस्टेंस कितना हुआ 12, और अगर आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो भी तो 12 हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। अब दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन ही हुआ, एक्चुअल में भी वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन पे होता है। तो ऐसे कंडीशंस में जब मोशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर हुआ हो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है। इज इट क्लियर? तो यहां तक हमारे टर्म्स हो गए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे दो टर्म्स, स्पीड एंड वेलोसिटी, दो टर्म्स। So the next term is third term speed। अब स्पीड की डेफिनेशन फॉर्मूला याद होगा, बेसिक सा फॉर्मूला, छोटी छोटी क्लासेस में आप मैथ्स के क्वेश्चन करते थे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ये फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड या कह लो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये करते हैं। सो द डेफिनेशन कैन बी मेंशन्ड एज स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ओके, ये डिस्टेंस होता है। अब इस फॉर्मूले से जो स्पीड आएगी, याद रखिए वो एवरेज स्पीड आएगी, वो एवरेज स्पीड होती है, हमेशा याद रखिए। अब अगर मैं बोल रहा हूं इसको एवरेज स्पीड, तो इट मींस स्पीड कुछ और भी टाइप्स की होती होगी। अगर एक स्पीड को मैंने स्पेशली नाम दिया एवरेज स्पीड, तो कोई और स्पीड भी होती होगी, उसका भी कुछ नाम होता होगा, ठीक है ना, चेक करेंगे बाद में, आएगा उसका नंबर इस चक्कर में। अभी याद रखिएगा कि एक तरह की स्पीड और आएगी, अभी ये एवरेज स्पीड का होगा। अब स्पीड के बारे में तीन इंपॉर्टेंट चीजें, ये है स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होता, और इसकी एसआई यूनिट होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। ओके, एंड नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक जब जाता है तो 7 मिनट्स लगाता है, और बी से सी तक जाने में इट टेक्स 3 मिनट्स, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? इस एग्जांपल में स्पीड क्या आएगा? स्पीड आएगा डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 17, अभी करा था, अपॉन टाइम, टाइम कितना 7 + 3 10 मिनट्स, सो द आंसर विल बी 17 is the distance and time is 10 minutes, तो 1.7 किलोमीटर पर मिनट, टाइम मिनट में लिया ना, तो पर मिनट, तो भी आप जल्दी जल्दी किलोमीटर पर आवर लिख दें, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मिनट क्योंकि टाइम मिनट में लिया है। तो स्पीड आ गया बच्चों 1.7 किलोमीटर पर मिनट, और ये है स्पीड का मैग्नीट्यूड, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब बात करेंगे हम वेलोसिटी के लिए। नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी, और उसको भी इसी डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है? देखो, स्पीड का कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर टर्म वेलोसिटी है, समझ रहे हैं आप? मतलब अगर एवरेज स्पीड डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन है, तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा, ये है इसका मीनिंग। सो एवरेज वेलोसिटी मतलब अगर वेलोसिटी एवरेज होती है तो दूसरे टाइप की भी होती होगी, जैसे यहां बताया मैंने आपको, है ना,
वो बाद में डिस्कस करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट टोटल जितना भी कवर कर लिया अपॉन टाइम टेकन, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। सो दैट द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैन बी इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, या ज्यादा स्पेसिफिक अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो एक्चुअली इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोल रहा हूं मैं? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये डेफिनेशन हो जाएगी। मतलब रेट का मीनिंग होता है, तो मैं बता देता हूं आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू से पहले जो लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू से पहले क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट। और विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है? टाइम। सो जो विद रिस्पेक्ट टू से पहले लिखा है और जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद लिखा है उनको आपस में डिवाइड कर दो, पहले वाले को न्यूमरेटर बना दो, बाद वाले को डिनोमिनेटर बना दो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया वेलोसिटी। और इस फॉर्मूले से जो वेलोसिटी आएगा वो एवरेज होगा, याद रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है भाई? ये वेक्टर होगा, इसके पास डायरेक्शन आएगा, कैसे आएगा वो भी बता देंगे। अब ये बता देंगे वाली चीजें बहुत होती जा रही हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन इनका नंबर आएगा, बेफिक्र रहिए, नंबर आपका भी आएगा। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी चीज इसकी एसआई, अरे डिस्प्लेसमेंट मीटर है ना, और टाइम कितना है? टाइम की यूनिट कितना है? सेकंड, तो इसकी ऐसे यूनिट भी हो जाएगी मीटर पर सेकंड। और इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव। ये तीनों चीजों की तरह आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है। ओके, ये हो गया आपका वेलोसिटी। अब इस डायग्राम में, इस एग्जांपल में वेलोसिटी को निकाल कर बताओ भैया। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और आपने इस एग्जांपल का डिस्प्लेसमेंट मुझे बताया, दैट इज 13। तो इसका मतलब वेलोसिटी का आंसर क्या आने वाला है? वेलोसिटी का आंसर आने वाला है सर, डिस्प्लेसमेंट को 13 लिख दो, टाइम को 10 मिनट लिख दो, 13 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट्स, आ गया आंसर 1.3 किलोमीटर पर मिनट। और डायरेक्शन क्या मैं बताऊंगा? मैं ही बताऊंगा, लेकिन कुछ लेक्चर्स के बाद, समझे? तो डायरेक्शन भी होगा, याद रखिएगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन कुछ लेक्चर्स के बाद, इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर में। पॉइंट को याद रखिएगा, मुझे याद रहेगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, दैट इज व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अब हमारे हो गए टर्म 4, क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। सब चीजों को एक ही एग्जांपल से समझ चुके हैं। ओके, यहां तक आज हम अपने लेक्चर को रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज की पढ़ाई थोड़ी कम होता है ना, जब कोई बैच स्टार्ट होता है फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चे भी नहीं करते, टीचर भी ना पढ़ाते, सच्ची बात ही क्या है, ठीक है? लेकिन फिर भी हमने आज बहुत कुछ सीखा है, और हमने आज अपनी इस नीट 2022 की जर्नी को स्टार्ट किया है। तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको इस स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है, फुली डेडिकेटेड रहना है। ओके, बिल्कुल पैशन के साथ पढ़ाई करनी है, एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स डेली फिजिक्स के लिए डेडिकेट करो, जिससे कि फिजिक्स के क्वेश्चंस आप बिल्कुल स्मूथली करते चले जाओ। और जब ये स्टार्टिंग फेज में आप अपनी हैबिट्स बना लेंगे, ये हैबिट्स आपकी थ्रू आउट द ईयर बनी रहेंगी, पंक्चुअलिटी आ जाएगी। ओके, और आपकी प्रिपरेशन का ग्राफ ऊपर चला जाएगा और जाता रहेगा, और ये ग्राफ एक दिन सक्सेस को मीट करेगा, इट विल मीट द सक्सेस डेफिनेटली। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना, एंड विश टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।